नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समीक्षा और मैं हूं राजेंद्र जोशी। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के अध्यक्ष व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अजीत चौधरी जी। सबसे पहले तो चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि समीक्षा में। धन्यवाद जी। चौधरी जी, जैसे कि आपको उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के अध्यक्ष बने हुए लगभग 5 वर्ष होने को हैं, तो आपकी 5 सालों में क्या प्रमुख उपलब्धियां रही हैं? 5 वर्षों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में हमने लगभग 5 लाख रुपए का फैब्रिक बनाया था। और जब मैंने शपथ ली थी उस टाइम हमारे सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी भी यहाँ पर थे और हमारे कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय श्री गणेश जोशी जी भी यहाँ पर थे। मैंने उन सबके समक्ष कहा था कि धागा तो हम बना रहे हैं और धागा बना करके हम बेच रहे हैं, उससे इतना प्रॉफिट हमें नहीं आ रहा है। धागे और कपड़े के बीच की जो दूरी है वो हमें समाप्त करनी है। और उसमें दोनों मंत्रियों ने हमारा काफ़ी सहयोग किया। माननीय कृषि कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने हमें पावर लूम के लिए धनराशि उपलब्ध कराई और भी धनराशि एक पावर लूम के लिए और उपलब्ध कराई है, जिससे कि हमारा उत्पादन जो हमारी डिजाइनिंग साड़ियाँ हैं, जो डिजाइन वाली साड़ियाँ हैं, वो केवल रेशमी साड़ियाँ उत्तराखंड में उत्तराखंड रेशम फेडरेशन द्वारा ही बनाई जा रही है और कहीं नहीं बन रही है जी। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम प्रतिवर्ष लगभग 1000 साड़ियाँ उत्तराखंड में बनाएं, जिससे लोगों को रोजगार मिले और रोजगार के साथ साथ जो है लोगों को काम भी मिले। ठीक है। चौधरी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रेशम उत्पादन को प्रदेश में उद्योग के रूप में स्थापित करने के लिए रेशम फेडरेशन किस तरह से कार्य कर रहा है? देखो, अभी हमने सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ मिलकर के लगभग 150 हैंडलूम वितरित किए और एक हैंडलूम के मैं समझता हूँ कि अगर एक परिवार को हमने एक हैंडलूम दिया है तो 3 लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलता है जी। और उसमें से लगभग 70 से 80 लोग हमने प्रशिक्षित किए, जिनको प्रशिक्षण दिया जी। और अब हम उनको धागा दे रहे हैं और फैब्रिक उनसे वापस ले रहे हैं और जो बुनाई उनकी होती है उसका पैसा उनके पास पहुंच रहा है। ये उद्योग हो गया है। ठीक। दूसरा, पहले हमारे पास में यहाँ पर कोई शोरूम नहीं था, हम बल्क में जो है बेच देते थे। अब हमारे अपने शोरूम है, 4 रिटेल शोरूम हमारे उत्तराखंड में है और आगामी भविष्य में हमें और खोलने हैं जी। हमारा रेशम घर, अपना रेशम घर भी जो है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ मिलकर के हम रेशम घर भी यहाँ पर खोलने वाले हैं। उनके साथ लगभग हमारी सभी बातें तय हो गई हैं और उत्तराखंड रेशम फेडरेशन और सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिलकर के यहाँ पर रेशम घर भी चलाएगा, जिसमें पूरे इंडिया में जहाँ भी अच्छे कपड़ा बनता है, जिस प्रकार का भी आपको रेशम चाहिए, चाहे वो टसर का हो, चाहे वो मलबरी हो, चाहे वो अरंडी का हो, वो हर कपड़ा आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलेगा। ये हमारी लगभग जो है तय हो चुका और ये होने वाला है। ठीक है। उत्तराखंड में रेशम उत्पादन को देश दुनिया में फेमस करने के लिए, जैसे कि ऑनलाइन माध्यम से अगर हम बात करें, तो इसमें किस तरह से आप काम कर रहे हैं अभी? हाँ, पहले हमारा कोई ब्रांड नहीं था और अब हमारा दून सिल्क के नाम से ब्रांड है जी। और दून सिल्क का ब्रांड इतना विख्यात हो चुका है कि जहाँ भी एक्सपो हो लगता है, रेशम एक्सपो जहाँ भी होता है, हम वहाँ जाते हैं तो हमारे ब्रांड को वहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी नज़र से देखा जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है जी जी। हमें सिल्क मार्क भी मिला हुआ है और सबसे बड़ी बात है हमारी क्वालिटी, और क्वालिटी के साथ साथ डुप्लीकेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि रेशम में क्या होता है, रेशम के कपड़े में डुप्लीकेसी बहुत होती है। हमारे यहाँ जो भी मिलेगा वो प्योर मिलेगा और इसीलिए दून सिल्क ब्रांड जो है हमारा काफ़ी पसंद किया गया। हमारे आप ये देखें, जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो है, IAS एकेडमी हमारी मसूरी में, हमारा
वहाँ पर जो है हमने स्टॉल लगाया तो एक दिन में 7 लाख से लेकर के अगले दिन 8 लाख, 3 दिन के लिए लगा तो 3 दिन में हमारा लगभग जो है 20 लाख से ऊपर का फैब्रिक वहाँ पर बिका, लोगों ने पसंद किया। अभी सचिवालय में भी हमें ये जो मैं पहन रहा हूँ ये हमारा ही फैब्रिक है और ये यहीं पर उत्पादित है और हैंडलूम का फैब्रिक है। इसकी डिमांड भी जो है काफ़ी आई है और अभी ये 500 पीस जो है सचिवालय में भी हमारे से डिमांड की गई है, उसको बनाने के लिए हम लगे हुए हैं। और दून सिल्क, दून ब्रांड जो है हमारा, दून सिल्क ब्रांड, उसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है और बहुत जल्दी पूरे इंडिया में दून सिल्क अपने नाम की एक छाप छोड़ेगा। ठीक है। अगर बात हम थोड़ा सा सिल्क फेडरेशन से हटके राजनीति की अगर करें तो क्या यूसीसी को लागू होने की जो बातें चल रही हैं अभी, तो क्या देश का पहला राज्य बन पाएगा कि जहां यूसीसी लागू होने? देखो जी, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। जी जी जी। और हमारे युवा मुख्यमंत्री जी सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम यूसीसी लागू उत्तराखंड में से शुरुआत इसकी करेंगे और काफ़ी हद तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और निश्चित रूप से बहुत जल्द उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाला है। ठीक है। अच्छा, जैसे सर आजकल अतिक्रमण हटाओ के नाम पर लोगों का उत्पीड़न एक तरह से किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है इसमें? देखो, किसमें मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा जी कि अतिक्रमण अगर हटाया जा रहा है, फुटपाथों से हमें पीछे धकेला जा रहा है जी जी। तो उसमें उत्पीड़न कहाँ है? मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि चलने को जगह नहीं है, ठीक, फुटपाथ हमारे घिर चुके हैं, उन पे अतिक्रमण हो चुका है और अगर हम उनको कहते हैं कि अतिक्रमण फुटपाथ छोड़ दो तो कहते हैं कि इसमें जो है, मैं इस बात से थोड़ा सा मैं तो ये समझता हूँ कि हाँ, इसमें ये समझता हूँ कि जो अतिक्रमण है वो कार्रवाई चलती रहनी चाहिए कि लोगों को चलने के लिए जगह नहीं है, भीड़ बहुत है। हमारे देश में भी भीड़ बहुत हो गई है। आप ये देखिए कि बांग्लादेश में कहते हैं कि पैदल ट्रैफिक जाम हो जाता है, पैदल चलने वालों का भी ट्रैफिक जाम हो जाता है, मतलब पैदल चलने वाले भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाते और वो स्थिति हमारे देश में भी होने, बहुत भीड़ है। 150 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं और उसके बाद भी फुटपाथ पर हमने कब्जा किया हुआ है, सड़कों पर ट्रैफिक चल रहा है, तो चलेंगे कहाँ? फुटपाथ से ट्रैफिक, फुटपाथ से अतिक्रमण हटना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। ठीक। सर, उत्तराखंड में जैसे लैंड जिहाद को लेकर अभी बातें चल रही हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? देखो, लैंड जिहाद की जहाँ तक मैं आपको बात करूँगा, आप लोगों को भी पता है कि जगह जगह मज़ार बना देना, जंगलों के बीच में मज़ार बना देना, ज़मीन को घेर लेना, सरकारी ज़मीन पर कहीं भी मज़ार बना देना और एक आदमी वहाँ पर बैठ जाना और ज़मीन को घेर देना, ये जो है लैंड जिहाद एक ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को कब्जाने का एक तरीका है। चाहे उसमें मंदिर हो, चाहे उसमें मस्जिद हो, चाहे उसमें मज़ार बनाई गई हो, मैं तो इस पक्ष में रहूँगा कि वे सब हटनी चाहिए और जो सरकारी ज़मीन पर कब्जे हैं उनको हटा देना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, बात करें अभी राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है दिसंबर माह में, तो इस पर क्या ये सफल हो पाए, कितना लाभकारी रहेगा? देखो, इससे लाभ तो होगा ही होगा। अगर हमारे यहाँ व्यवसायी आएंगे और यहाँ पर अपना व्यवसाय शुरू करेंगे, कारखाने हमारे प्रदेश में लगेंगे, हमारे स्टेट में जो है पहले भी काफ़ी कारखाने लगे हैं, भगवानपुर एरिया, हरिद्वार एरिया, उधम सिंह नगर, हमारा सेला कोई और कारखाने हमारे यहाँ लगेंगे और लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे हमारे देश, हमारे स्टेट की जो पब्लिक है उसको फ़ायदा मिलेगा, उसको रोज़गार मिलेगा, उससे तो बहुत लाभ हमें होने वाला है। ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी पहल है, बहुत। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इसमें जो लक्ष्य रखे हुए हैं 2.5 लाख करोड़ का जो निवेश का लक्ष्य रखा है, क्या वहाँ तक सरकार पहुँच पाएगी? क्यों नहीं पहुँच सकती जी। हमने लक्ष्य रखा है, हमने कुछ सोचा है, 2.5 नहीं जाएंगे, 2.25 चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे, 200 चले जाएंगे, कहीं तो जाएगा ना। लेकिन अगर हम सोचेंगे ही नहीं इस बारे में, कोई आएगा ही नहीं और कोई यहाँ पर जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति आकर के कारखाना लगाएगा ही नहीं,
तो ये तो अच्छी विचार है, अच्छी सोच है, और जब सोच अच्छी है तो काम भी अच्छे होते हैं, और इसमें निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता रही हो जिस राज्य में और सीएम लगातार बदलते रहे हों, तो इस तरह के माहौल में कोई निवेशक किस तरह से निवेश करना चाहेगा और क्यों? देखो, आज हमारे मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री है, और उनके विचार और सोच बहुत अच्छी है जी। उनके विचारों को और सोच को, जो दूरगामी उनकी सोचें हैं और दूरगामी उनके विचार है, और विकासशील विचार है, विकासशील सोच है, और इतना अच्छा कार्य आज कर रहे हैं कि हमारा केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व भी उनसे बहुत खुश है। और ये बहुत लंबे चलने वाले हैं, युवा मुख्यमंत्री है, बहुत लंबे चलने वाले हैं। ऐसी स्थिरता वाली कोई बात नहीं है, ये स्थिर रहेंगे, और निश्चित रूप से जो है, जो भी यहाँ पर जो है अपना व्यवसाय शुरू करेगा उसको उसका लाभ पहुँचेगा। ठीक है। अच्छा सर, आगामी लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो क्या 2024 में भाजपा उत्तराखंड से पांचों सीट पक्का 100% दावे के साथ जी 5 सीट। अभी सर जैसे बागेश्वर में उपचुनाव हुए हैं, तो कांग्रेस ने जिस तरह से चुनौती भाजपा के लिए एक कांटे की टक्कर दी है, क्योंकि भाजपा के जो उम्मीदवार थे काफ़ी कम वोटों से चुनकर आए हैं, तो इस पर आप किस तरह से थोड़ा अंतर पड़ता है कि भाई चंद्र रामदास जी हमारे स्वर्गवासी हो गए और उनकी मिसेज राजनीति में नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ की हमारे वोटरों ने और यहाँ की जनता ने उनको पसंद किया, भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया, हमारे मुख्यमंत्री को पसंद किया, और हम जो है यहाँ पर विजय प्राप्त हुई। और एक वोट परसेंटेज कम हुई। जब चुनाव का माहौल होता है, पूरे प्रदेश में चुनाव होते हैं, तो माहौल अलग ही होता है, चुनावी उसमें आदमी ढल जाता है और चुनाव के मूड में रहता है। और ये मध्यवर्ती चुनाव जो होते हैं, बीच में जो चुनाव होते हैं, तो उसमें वोट परसेंटेज कम हो जाती है, उसका थोड़ा नुकसान हम लोगों को हुआ। निश्चित रूप से आगे भी हम वहाँ पर सफलता प्राप्त करेंगे, और निश्चित रूप से हमने वहाँ जीत हासिल भी की है। और जो वोट परसेंटेज हमें वोट कम मिला है, उसके लिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है कि इसकी हम समीक्षा करेंगे। जी ठीक है। सर, देवभूमि समीक्षा को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।